स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से हैं। बोथ कंट्रीज़ के जो डेलीगेशन हैं एक मिनी ट्रेड डील के नेगोशिएशन फेज के अंदर हैं। 8 जुलाई से पहले मिनी ट्रेड डील है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाए, जिससे कि रेसिप्रोकल टैरिफ है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में नहीं अप्लाई हो, इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसको लार्जर इम्पैक्ट है वो यहाँ पे ना रहे। तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल टैरिफ है वो क्या है, क्यों यहाँ पे मिनी ट्रेड डील है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, क्या उसके चैलेंज हैं, ये सब एरियाज़ हैं जिसको कि हम इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे। प्रेजेंटली जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनके कैंपेन फेज के दौरान में, प्रेसिडेंट का जो कैंपेन फेज था उसी दौरान में कुछ कंट्रीज़ को मेंशन किया करते थे कि ये जो कंट्रीज़ हैं यूएस से एक्सपोर्ट होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके अगेंस्ट में लार्जर टैरिफ रेट हैं उसको अप्लाई करते हैं, जिससे कि यूएस का जो प्रोडक्ट है उसका उनके मार्केट के अंदर में अब देखिए कि लार्जर जो कंज्यूमर हैं उनका अवेलेबिलिटी नहीं है, जिसके अंदर उनके द्वारा इंडिया को तो एज ए टैरिफ किंग के रूप से भी एड्रेस किया गया था। फिर वो पावर के अंदर में आते हैं इलेक्शन के बाद में। पावर में आने के बाद में उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में डिस्कस किया गया कि जितना वो यहाँ पे टैरिफ हैं वो इम्पोज करते हैं उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट में उतना ही रेट ऑफ टैरिफ है वो यूएस भी इम्पोज करेगा। इस रेसिप्रोकल टैरिफ को एग्जिस्टेंस में लाने के रिगार्डिंग में उनके द्वारा 3 मंथ का जो पोज है वो भी दिया गया कंट्रीज़ को। अप्रैल में ये एग्जिस्टेंस में आया था। अब जुलाई का 9 जुलाई का वो डे है जब ये एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर में जो मोर रेट्स हैं उनका एप्लीकेबिलिटी है वो रहेगा। इंडिया चाहता है कि उससे पहले इंडिया का आप देखिए काफ़ी सारा एक्सपोर्ट है वो यूएस के रिगार्डिंग में हुआ करता है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका भी सप्लाई होता है। तो इंडिया चाहता है कि उससे पहले एक ट्रेड डील है जिसको कि एग्जिस्टेंस में लाया जाए। कंप्लीट ट्रेड डील का एग्जिस्टेंस में लाना डिफ़िकल्ट टास्क है, तो उससे पहले एक मिनी ट्रेड डील है उसको ही कैरी आउट किया जा सके। अब चैलेंज क्या है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसकी वजह से अभी मिनी ट्रेड डील है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया। तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जिसके रिगार्डिंग में चैलेंज देखने के लिए मिले हैं। हमारी इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा किसी भी कंट्री के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है कि दोनों कंट्री अपने जो कमोडिटीज़ हैं उनका सप्लाई कर सकें फ्रीली वे के अंदर में, लेस अमाउंट ऑफ टैरिफ है वो वहाँ पे अप्लाई रहेगा। तो वहाँ पे भी आप देखिए कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको इंडियन अथॉरिटीज़ ने नहीं ओपन किया। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्यों ओपन नहीं किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे एक तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सेक्टर है। वन काइंड ऑफ कल्चरल एक्टिविटी के रूप से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लार्जर पॉपुलेशन है, 50% के आसपास पॉपुलेशन का इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट के अलावा स्टूडेंट जब भी इंडियन अथॉरिटी हमारा जो गवर्नमेंट है वो खुद कोई लॉ लेके आती है, कोई कानून लेके आती है, तो उसके अगेंस्ट में भी आप देखिए कि फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। जैसा कि हमने 3 जो फार्मर लॉज हैं उनकी रिगार्डिंग में देखा, काफ़ी लेंदी वो प्रोटेस्ट रहा था। फिर बाद में गवर्नमेंट के द्वारा उन बिल्स को विड्रोवल है वो करना पड़ा। ऐसा ही एक जो कॉन्सेप्ट है आप देखिए कि आसियान नाम की जो 10 कंट्रीज़ हैं उनके साथ में एक ट्रेड डील था जिसको कि हम आरसीईपी के नाम से जानते हैं। आरसीईपी क्या है बेसिकली? आरसीईपी है रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या सभी 10 जो आसियान कंट्रीज़ हैं वही इसका पार्ट थे? आप देखिए कि 10 आसियान कंट्रीज़ के अलावा कुछ यहाँ पे अदर कंट्रीज़ भी हैं। तो इंडिया को यहाँ पे यही कंसर्न था कि इन आसियान कंट्रीज़ के अलावा जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड आप देखिए कि डेयरी के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है। तो न्यूजीलैंड का जो डेयरी प्रोडक्ट है वो इंडिया के अंदर में आ जाएगा और इंडिया का जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसको ये इम्पैक्ट करेगा। तो इस वजह से इंडिया के द्वारा आरसीईपी से एग्जिट किया गया, उस एग्रीमेंट को नहीं साइन किया गया। तो सेंसिटिव इशू है, इस एरिया को कभी भी किसी ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में नहीं ओपन किया गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके रिगार्डिंग में मेनली चैलेंज है? तो मेनली चैलेंज है काऊ मिल्क के पर्सपेक्टिव से। यूएस के वहाँ पे आप देखिए कि काऊ मिल्क है जिसका कंजप्शन हुआ करता है, प्रोडक्शन हुआ करता है। कौन सा ऐसा एरिया है यूएस का जहाँ पे मोर आपको जो काऊ का जो आप देखिए कि जो डेयरी सेक्टर है उसका प्रेजेंस होता है? यूएस के अंदर में अगर आप देखोगे जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट एरिया है जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं वो वहाँ पे हुआ करती हैं। कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड हुआ करती हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे। तो प्रेरीज नाम का जो ग्रासलैंड है, आप देखिए कि प्रेरीज नाम का जो ग्रासलैंड है वो यहाँ पे मिलती हैं।
और कौन सा अदर यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड है? क्या पंपास हैं जो लैटिन अमेरिका का पार्ट हैं, क्या वो टेम्परेट ग्रासलैंड का ही एग्जाम्पल हैं? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, ये आपका होमवर्क है। तो प्रेरीज जहाँ पे मिला करती हैं, प्रेरीज के प्रेजेंस की वजह से जो डेयरी सेक्टर के अंदर एनिमल्स हैं उनके फूड की रिगार्डिंग में इनका यूज होता है। और आप देखिए कि डेयरी सेक्टर के जो एनिमल्स हैं उनका प्रोडक्शन आपको काफ़ी बेटर देखने के लिए मिलेगा। अब इंडिया का मेनली चैलेंज यही है कि काऊ जो मिल्क है उसको नहीं अलाउ किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में है। स्टूडेंट, जेनेटिकल मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं जिनको कि हम जीएम क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, क्या इंडिया के अंदर में कोई जीएम क्रॉप है वो अलाउ है? तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर में ओनली वन जीएम क्रॉप है जो अलाउ है, जिसको कि हम बीटी कॉटन के नाम से जानते हैं। कॉमर्शली वे के अंदर में जो बीटी कॉटन है वो अभी तक यहाँ पे अलाउ किया गया है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पे जो जीएम क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है उसको नहीं अलाउ किया गया है। चाहे आप यहाँ पे डीएमएच धारा नाम से जो मस्टर्ड का वेराइटी है, गोल्डन राइस नाम से एक राइस का वेराइटी है जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो इंडिया उनको नहीं अलाउ किया है, अभी वो ट्रायल फेज के अंदर में है। हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जो अलाउ करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिगार्डिंग में? तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है। जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में है, और हमारा जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उसके थ्रू इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल जो कमेटी है इसका जो चेयरमैनशिप है वो कौन करते हैं? हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट हैं उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, या कोई स्पेशल सेक्रेटरी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए, उनके द्वारा आप देखिए कि इनका जो चेयरमैनशिप है वो किया जाता है। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके भी जो यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं वो इसका को चेयरमैनशिप को कैरी आउट करते हैं। तो ये आप देखिए कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी हमने देखा। हमने यहाँ पे जो डेयरी सेक्टर है जहाँ पे पेरीज का प्रेजेंस है, जो ग्रासलैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में देखा। रेसिप्रोकल टैरिफ अगर इम्पोज होता है तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है यूएस के रिगार्डिंग में उनके ऊपर में कितना टैरिफ यहाँ पे लगेगा? तो 26% टैरिफ है वो बताया गया है जो इम्पोज होगा इंडियन एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से। क्या इंडियन एक्सपोर्ट को वो इम्पैक्ट करेगा? यस स्टूडेंट्स, कोई भी जो टैरिफ प्रोसेस है उसका आप देखिए कि आपको इकोनॉमी के अंदर में टैरिफ एंड नॉन टैरिफ दो बैरियर्स देखने के लिए मिलते हैं। टैरिफ मीन्स है कि टैक्सेशन को बाहर से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर में जो ड्यूटीज़ है उनको इम्प्रूव कर दिया जाए जिससे कि वो हायर प्राइस के अंदर अवेलेबल रहे। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो लेस प्राइस के अंदर अवेलेबल रहेगा, तो मोर उसका जो लोग हैं उसको परचेज करेंगे, उसका जो मोर कंजप्शन को कैरी आउट करेंगे। तो ये एक यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में टूल्स हुआ करते हैं, बट एक लिमिटेशन के थ्रू ही इनको अप्लाई किया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ के जो लॉज हैं वो भी इनके ऊपर में अप्लाई होते हैं। फिर आप देखिए कि कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं कि हमारा कंट्री ऑलरेडी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको एडिशनल जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करे। जैसे आप देखिए कि एग्रीकल्चर के अंदर में सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर दे, फर्टिलाइजर्स हैं जो सब्सिडी के थ्रू जो प्रोवाइड होते हैं वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे कि वो अपना जो प्रोडक्शन है वो मास लेवल के ऊपर में कर सकें। तो ये बेसिकली हमने इकोनॉमी के कुछ पार्ट्स हैं उनको देखा है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और चाइना के बारे में है। एससीओ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग हुआ है चाइना के अंदर में। अब आप देखिए कि एससीओ का जो मीटिंग है वन काइंड ऑफ मिस अपॉर्चुनिटी रहा हमारे लिए। तो क्यों मिस अपॉर्चुनिटी रहा? क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक है उसको जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर में नहीं इंक्लूड किया गया है, और टेररिज्म को कंडेम करना, जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है जो यहाँ पे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इंडिया और चाइना के जो लीडर्स हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, वो भी अपना बायलेटरल मीटिंग को कैरी आउट किए हैं एससीओ के ही साइडलाइन के अंदर में। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस डायलॉग प्रोसेस है जो कि अक्टूबर के अंदर में एससीओ का जो लीडर्स का जो मीटिंग हुआ था कजान रसिया के अंदर में, उसके बाद में आप देखिए कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो फिर से एक रिवाइवल फेज के अंदर में हैं, जो कि 2010 के समय से 2020 के समय से गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था जिसमें हमारे और उनके जो सोल्जर्स हैं उनका डेथ हुआ था। तो आप देखिए कि उस कन्फ्लिक्ट के बाद से हमारे रिलेशंस अच्छे सिचुएशन में नहीं थे 2020 के समय जब कोविड-19 का आउटब्रेक था। तो स्टूडेंट्स अब वो रिवाइवल के अंदर में हुए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एलएसी का एरिया है जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर होता है वहाँ पे
तो उसके रिगार्डिंग में भी डिसंगेजमेंट को कैरी आउट किया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो एक बैच है उसको भी आप देखिए कि वहाँ के लिए अलाउ किया गया है। तो ऐसे कुछ जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं वो हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा गया कि आप बॉर्डर जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करने का ज़रूरत है, पीस का जो डिसंगेजमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए, बॉर्डर मैनेजमेंट है वो हो सके। हमारे जो 75 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं चाइना के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में जब भी डिस्कस किया जाता है तो आपको बॉर्डर एरिया के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो 3 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड है। सपोज कीजिए इंडिया का यहाँ पे मैप है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो नॉर्दर्न पार्ट है, जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो सिचुएटेड है, वो एरिया है। फिर आप देखिए कि मिडिल पार्ट है जहाँ पे लेस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस है बोथ कंट्रीज का, किसी भी तरीके से वहाँ पे डिफरेंसेस हैं वो नहीं है। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वो है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो कि अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे मेनली डोमिनेटेड है। यहाँ पे भी कुछ डिफरेंसेज हैं बोथ कंट्रीज के। अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के टोटल बॉर्डर एरिया के बारे में तो 3488 किलोमीटर का टोटल हमारा बॉर्डर एरिया है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख के एरिया के अंदर में वहाँ पे 2 लाइन्स हैं, एक मैकमोहन लाइन है, एक आप देखिए कि जॉनसन लाइन, सॉरी एक जॉनसन लाइन है। तो स्टूडेंट 2 लाइन्स हैं, एक तो आप देखिए कि जॉनसन लाइन है और एक मैकडोनाल्ड है। तो इंडिया जो जॉनसन लाइन के थ्रू जो अक्साई चीन है वो इंडिया के कंट्रोल में है और उसको आप देखिए कि चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है। चाइना मैकडोनाल्ड लाइन है उसको रिकॉग्नाइज किया करता है। तो ये इंडिया और चाइना के बारे में यहाँ पे डिस्कशन था। नेक्स्ट आप देखिए कि रथ यात्रा है हमारा, एक रिलीजियस यात्रा है जो कंडक्ट होता है जगन्नाथपुरी का जो एरिया है वहाँ पे। रथ यात्रा के दौरान में आप देखिए कि जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं उनके साथ में जो सिबलिंग्स हैं उनका एक रथ है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, लोग उसके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसके बारे में अगर हम रीड करें लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल तो ऑलरेडी हम काफ़ी बार पिछले ही कुछ दिनों में रीड कर चुके हैं कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर हैं अंतावर्मन चोड़ा गंगा हैं जिनके द्वारा उस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन है वो किया गया था। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो रथ यात्रा है उसके बारे में देखें तो उसके अंदर में आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड जगन्नाथ के साथ में उनके जो सिबलिंग हैं लॉर्ड बलभद्र हैं, देवी सुभद्रा हैं, जिनको कि यहाँ पे जो रथ है जिसका ये यात्रा है वो निकाला जाता है। ये जो मंथ है आषाढ़ का मंथ हुआ करता है हमारे जो जो हमारा कैलेंडर है हिंदी कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग में विक्रम संवत के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि जो हमारा आषाढ़ का जो मंथ है उसमें हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर में ऐसे जो रिलीजियस यात्राज हैं वो हुआ करती हैं। जैसे कि आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर में सोलापुर का जो एरिया है उसके नियर बाई एरिया के अंदर में है पंडारपुर। पंडारपुर के वहाँ पे होता है वरकारी, वारी वरकारी का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता है, लोग वहाँ पे भी इस तरीके से रिलीजियस यात्रा को कैरी आउट करते हैं। आषाढ़ बीज नाम का एक फेस्टिवल है जो कि कच्छ के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा ही उड़ीसा के अंदर में भी एक फेस्टिवल है जब लोग वहाँ पे उस दिन आप देखिए कि लैंड के ऊपर में अपना जो पैर है उनको नहीं रखने का कोशिश करते हैं, मैक्सिमम ऐसा कोशिश उनके द्वारा किया जाता है। तो ये इस समय में जो हमारा आप देखिए कि जो खरीफ का जो क्रॉप है उसको उगाया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में ये डिफरेंट काइंड ऑफ यात्राज होती हैं अलग अलग पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक टेंपल का कंस्ट्रक्शन किया गया है जो सिमिलर है जगन्नाथपुरी का जो टेंपल है उसी के सिमिलर वे के अंदर में उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। दीघा नाम का जो टाउन एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी यात्रा को निकाला गया उसका मेंशन है। पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर काइंड ऑफ रेप्लिका के रूप से वहाँ पे टेंपल है वो बनाया गया है। टेम्पल का क्या यहाँ पे कुछ कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं क्या क्या जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसके कुछ स्पेशल फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एक तो आप देखना कि विंड का जो डायरेक्शन हुआ करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में जो जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है उसका जो फ्लैग है वो फ्लाई करता है कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर में आप देखिए कि वो लहराता है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसका जो मेन जो एरिया है टेम्पल का जो मेन एरिया है उसका शेडो है वो ग्राउंड के ऊपर में नहीं गिरता है। और ये कुछ बेसिकली यहाँ पे कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं। या नॉन जो फॉरेनर पर्सन है उनको कोर एरिया के अंदर में अलाउ है, आई थिंक कोर एरिया के अंदर में जगन्नाथ टेम्पल में अलाउ नहीं है, इसको एक बार आप वेरीफाई कर लेना, अभी मुझे सही से पता नहीं है। इन कोर एरियाज़ के अंदर में अलाउ है वो नहीं किया जाता है। मेन एरियाज़ तक आप देखिए कि जहाँ तक जा सकते हैं लोग अपना वर्शिप एंड प्रेयर है उसको कैरी आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा यहाँ पे किशन गंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके रिगार्डिंग में जो सप्लीमेंट अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड बैंक के अंडर में, आप देखिए कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हुआ करता है, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया जिसको कि इंडिया रिजेक्ट है वो करता है। एग्जाम के लिए तो आप देखिए कि इंडिया इसके अगेंस्ट में अपील करेगा, मेन जो अवार्ड है वो एग्जिस्टेंस में आए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के समय एग्जिस्टेंस में आया था। किसके द्वारा इस ट्रीटी को ब्रोकर किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर किया गया था। जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो इंडिया को दे दी गई थी। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कौन सा है? रावी है, ब्यास है और सतलुज है। उनको कौन सा दिया गया स्टूडेंट्स? उनको इंडस दे दिया गया, चेनाब दे दिया गया और झेलम दे दिया गया। अब आप देखिए कि इंडिया को यहाँ पे ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स का तो पावर है, बट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के अंदर में जो फ्लो तो इंडिया से ही होती हैं मैक्सिमम रिवर्स। तो उनका जो रन ऑफ द रिवर का जो कॉन्सेप्ट है, रन ऑफ द रिवर एक कॉन्सेप्ट है कि रिवर का जो फ्लोइंग वाटर का जो जिस तरीके से फ्लोइंग प्रोसेस है वो इम्पैक्ट ना हो, उसके ऊपर हमारा कंट्री प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकता है। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही हैं किशन गंगा और जो रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ऑब्जेक्ट किया गया था, उसको सप्लीमेंट अवार्ड है वो दिया गया है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा, जिसको इंडिया रिजेक्ट है वो करता है। कौन सा रिवर के ऊपर में है ये जो प्रोजेक्ट है? अब ये तो आप देखिए कि यहाँ पे सवाल हो सकता है आपसे प्रोजेक्ट बता दिया जाए, रिवर का नाम यहाँ पे मेंशन हो और मैच द कॉलम में पूछ लिया जाए कि कितने जो पेयर्स हैं वो करेक्टली यहाँ पे मैच हैं। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए जो किशन गंगा है वो झेलम रिवर के ऊपर में है। झेलम रिवर जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हमारा कश्मीर का पार्ट जो पाकिस्तान के कंट्रोल के अंदर में है। तो आप देखिए कि वो जो पार्ट है वहाँ पे बेसिकली एक नीलम वैली का एरिया है, उस एरिया से जो किशन गंगा रिवर है वो फ्लो करती है, जिसको कि नीलम रिवर भी बोलते हैं। तो नीलम वैली है, नीलम वैली से आती है, इंडिया में इसको किशन गंगा बोला करते हैं। और फिर ये झेलम के अंदर में मिलती है, पाकिस्तान के अंदर में मुजफ्फराबाद का एरिया है, वहाँ पे झेलम से मिलती है। और आप देखिए कि फिर ये बेसिकली झेलम का ही पार्ट है वो बनती हैं। तो किशन गंगा एक रिवर है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है वहाँ से आती है, नीलम रिवर भी इसको बोलते हैं। रेटल डैम है वो चेनाब रिवर के ऊपर में सिचुएटेड एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चेनाब के ऊपर में। अभी आपको पता होना चाहिए चेनाब जो रिवर है वो कहाँ से फ्लो करती है, ओरिजिनेट कहाँ से करती है। नेक्स्ट आप देखिए कि अपोजिशन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने एक वॉइस को रेज किया है कि लास्ट ईयर जब हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो गए थे रसिया के विजिट के लिए, यूक्रेन के विजिट के लिए, तो उस समय उनके द्वारा कहा गया था कि जो इंडियंस हैं जो फोर्सफुली वहाँ पे फंस चुके हैं, ट्रैप हैं, उनको निकाला जाएगा, जो स्टक हो चुके हैं। और उनको आप देखिए कि रसिया के अंदर में तो डिप्लॉय भी कर दिया गया था, मेनली जो कन्फ्लिक्ट का एरिया है रसिया यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से। तब उनके रिगार्डिंग में ही वॉइस रेज किया गया है कि वो कहाँ पे हैं, क्या उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, मैक्सिमम जो पर्सन्स हैं उनको, क्या उनका इंडिया के अंदर में आना हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स एक साइबर स्लेवरी का भी कॉन्सेप्ट होता है। साइबर स्लेवरी जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आप देखिए कि डेट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके बारे में मेंशन करता है कि इंडियन पर्सन्स को जॉब की एस्पिरेशन के रिगार्डिंग में लेके जाया जाएगा वहाँ पे। और उसके बाद में जो साइबर एक्टिविटी हैं, बड़े बड़े जो साइबर फ्रॉड के जो सेंटर्स हैं उसके अंदर में उनका इंगेजमेंट होता है, उनके अंदर में उनको काम पे लगा दिया जाएगा। और आप इस प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करना, काफ़ी बार आपके फ़ोन के ऊपर भी आप देखना कि आउटसाइड इंडिया का कॉल रहेगा, आउटसाइड इंडिया का कॉल रहेगा, क्योंकि इंडिया का जो आप देखिए कि यहाँ पे जो नंबर है वो +91 है, तो आउटसाइड इंडिया का कॉल रहेगा, बट वहाँ से इंडियन ओरिजिन का पर्सन है वही अपना टॉक को कैरी आउट कर। वैसे तो साइबर फ्रॉड के काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वे के थ्रू ये जो फ्रॉड है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मानसरोवर लेक के बारे में है, जहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो विजिट के लिए गए हैं। फर्स्ट बैच है वो गया है आफ्टर द 5-6 ईयर के गैप के बाद में। मानसरोवर लेक है, आप देखिए कि काफ़ी एक तो हाइट के ऊपर में सिचुएटेड है, 4588 का इसका हाइट है, अगर हम मीन सी लेवल के साथ में कंपेयर करें। मानसरोवर जो लेक है, क्या स्टूडेंट्स ये सोल्ट वाटर लेक है या फ्रेश वाटर लेक है? तो आप देखिए कि फ्रेश वाटर लेक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर एरिया भी है वहाँ पे, और जो बेसिकली जो ग्लेशियर एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे आपको मैक्सिमम जो लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर मिलेंगे। आपको ब्रैकिश वाटर या सोल्टी वाटर जो लेक्स हैं वो मिला करती हैं, जहाँ पे डिस्टेंस लिटिल बिट डिस्टेंस हो वहाँ पे
या रिवर के थ्रू जिनका फॉर्मेशन हो, कोई लोकल कंडीशंस ऐसा डेवलप हो कि सोल्टी लेक्स हैं वो बन सकें। तो फ्रेश वाटर लेक है, हमारे लोग हैं उसको वर्शिप करते हैं। कैलाश जो यहाँ पे माउंटेन है उसका भी आप देखिए कि पिलग्रिमेज है उसको कैरी आउट करते हैं। कौन से एरिया से जो ये लोग हैं वो जाया करते हैं, एक तो सिक्किम के थ्रू नाथुला है, सिक्किम के थ्रू नाथुला है, और उत्तराखंड के थ्रू लिपू लेक है। तो आप देखिए कि लिपू लेक के थ्रू जो डिस्टेंस है वो लार्जर था, यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल है। तो नाथुला के थ्रू अब आपको प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा, पहले लिपू लेक के थ्रू हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश के बारे में है, वहाँ पे इंस्टेंट जो फ्लड होती हैं, फ्लैश फ्लड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था कांगड़ा के रीजन के अंदर में। तो उसी को बताया गया है कि फ्लैश फ्लड की वजह से कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। अब देखिए मानसून के समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारे जो हिमालयन सिस्टम्स, हिमालयन जो स्टेट्स हैं वो फ्रेजाइल हुआ करते हैं। फ्रेजाइल क्यों हैं? एक तो स्टूडेंट्स हमारे जो इंडियन जो माउंटेन्स हैं, जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स हैं, अभी एक्टिव सिचुएशन के अंदर में है। इंडियन प्लेट कंटिन्यूस यूरेशियन प्लेट को पुश कर रहा है, तो इस वजह से वहाँ पे अर्थक्वेक का होना, लैंडस्लाइड का होना, ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं। और मानसून की वजह से और भी काफ़ी सारे जो इंसिडेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो इनका क्या कभी कभी एक पेटिशन आपको मिलेगा, काफ़ी बार ऐसा न्यूज़ भी मिलेगा न्यूज़पेपर के अंदर में, क्या हमारा जो टूरिज्म है, ये टूरिस्ट विजिट करते हैं हिमालयन स्टेट्स के, वहाँ पे उनको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। क्या उनका नंबर्स डिसाइड किए जाएँ, कितने ही लोग जा सकेंगे एक टाइम पीरियड के अंदर में। तो आप देखिए कि ज़रूरत है, क्योंकि टू मच हमारे यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए जो बिजनेस बिजनेस वाले जो पर्सन है वो तो कोशिश करेंगे कि वहाँ पे मोर होटल इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में रेगुलेशन का जो ज़रूरत है वो बताया गया है। और मोर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है वहाँ पे, तो प्रेशर है जो हमारे माउंटेन्स के ऊपर ही क्रिएट होगा। जैसा हमने अलग अलग एरियाज़ में देखे हैं इंसिडेंट कि कहीं पे लैंड सब्सिडेंस का इश्यू आया है, कहीं पे लैंड स्लाइड आया है, अब ये फ्लैश फ्लड हुआ है। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड भी होता है। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड क्या होता है? सपोज कीजिए कोई ग्लेशियर है, ग्लेशियर के पास में ये लेक बना है। अब ये लेक लार्जर है, हमने यहाँ पे स्मॉलर आपको शो किया है। और सपोज कीजिए ग्लेशियर मेल्टिंग सिचुएशन में है और यहाँ पे कोई पार्ट है जो मेल्ट करते हुए एक पार्ट है उसका टूट के उसमें गिरता है, तो यहाँ पे इंस्टेंटली जो वाटर रिलीज होगा, वेव काइंड ऑफ कंडीशन डेवलप होगा और ये जो फ्लड को क्रिएट कर देता है। तो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड है। लोग भी कोशिश करते हैं, जैसे रिवर का फ्लो है, लोग रिवर हो सकता है इतना फ्लो करता हो, बट अब प्रेजेंटली इतना फ्लो है तो लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन कर देंगे। बट रिवर जब फिर से अपने फुल फेज में आएगा तो आप देखिए कि वो एक्सपेंड करेगा और ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज रहेगा। एनआईए के द्वारा कुछ टेरर अक्यूज्ड हैं जिनको रिमांड के ऊपर भेजा गया है। तो आप देखिए एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, ये कंटिन्यूस न्यूज़ रहा करती हैं। आसाम एंड मिजोरम के बारे में है। आसाम एंड मिजोरम के द्वारा जो इलीगल माइग्रेशन है, इलीगल माइग्रेशन कहाँ से? म्यांमार से भी और बांग्लादेश से भी, जो दोनों ही कंट्रीज का सिचुएशन सही नहीं है, लोग माइग्रेट करते हैं इस समय में। तो उसको कर्ब करने के लिए, उसको रोकने के लिए इनके द्वारा जो रूल्स हैं वो फ्रेम किए गए हैं। फिर जो एयर कंडीशनर्स हैं उनके टेम्परेचर के बारे में है कि जब उसका टेम्परेचर को एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा, एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर यहाँ पे 20 के आसपास बताया गया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर एक होना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ पे एनर्जी है उसको बचा सकें। तो आप देखिए कि मिनिस्टर के द्वारा स्टेटमेंट है कि आने वाले समय के अंदर ही हो सकेगा ये, जिसमें समय लगेगा अभी। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा फिशरमैन्स के जो राइट हैं, जो कि कच्चा थी वो आइलैंड के पर्सपेक्टिव से इनका स्टेटमेंट है कि जो इंटरनल इमरजेंसी 1975 के समय इम्पोज हुआ था, तो उसकी वजह से फिशरमैन्स के जो राइट हैं वो भी हमने दे दिए हैं। यहाँ पे जो फिशरमैन की राइट जो कच्चा थी वो आइलैंड के रिगार्डिंग में थे। लास्ट ईयर जब जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो तमिलनाडु के अंदर में जब वोटिंग था उस समय भी ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। कच्चा थी वो आइलैंड जो हमने दिया है, हमारे वहाँ पे फिशिंग राइट्स होने चाहिए, और आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे राइट्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए इंडियन पर्सन को, और वापस लेने का भी कोशिश किया जाए। इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारा स्ट्रेटजिक जो डोमिनेंस है उसको क्रिएट करें। क्या स्टूडेंट्स ये इस तरीके के जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं हमारे फॉरेन रिलेशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट तो हो सकता है। अब वो किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उसका क्या एग्जिस्टेंस है? जैसे आप देखिए कि इंडिया का प्रोजेक्ट है ईरान के अंदर में, कौन सा प्रोजेक्ट है? चाबहार पोर्ट है जो इंडिया को कुछ समय के लिए दिया जाता है 10 ईयर के एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। चाबहार पोर्ट इंडिया ने क्यों डेवलप किया? उसका मेन रीज़न था कि हम अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के थ्रू अपना एक्सपोर्ट को ना कैरी आउट करते हुए अफ़गानिस्तान को डायरेक्टली ईरान के थ्रू हम
प्रोजेक्ट को कैरी आउट कर सकें। चाबहार से फिर आप देखिए रेलवे लाइन का भी कंस्ट्रक्शन करना था। तो स्टूडेंट्स अगर वहाँ पे भी काफ़ी बार इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट होते हैं कि इंडिया जो एंटी ईरान पॉलिसी को कैरी आउट करता है, या आप देखिए ईरान के साथ में बेटर रिलेशन नहीं है, तो उस दौरान में वहाँ के मिनिस्टर स्टेटमेंट देंगे कि इसको नहीं होना चाहिए, इनका प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो कैसे ना कैसे इम्पैक्ट तो होता है ऐसे जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनका। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसराइल के बारे में है, इसराइल के आप देखिए कि यहाँ पे जो नेतन्याहू हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको कोर्ट के द्वारा उसको रिजेक्ट किया गया है। कोर्ट, उन्होंने कुछ समय मांगा था, कोर्ट के उनके ऊपर में कुछ केसेज हैं करप्शन के, तो कोर्ट के द्वारा उनका जो समय मांगने का जो यहाँ पे कॉल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में है, उन्होंने कनाडा के साथ में जो टैक्स का जो डील करना था उसको बेसिकली आप देखिए कि टैक्स टॉक्स हैं उनको एंड किया है कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पे टैक्स टॉक्स को नहीं कैरी आउट करेंगे, टर्मिनेट कर दिया गया उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैलिफोर्निया का जो एरिया है, कैलिफोर्निया वैसे डेजर्ट आपने सुना होगा, कैलिफोर्नियन डेजर्ट भी है यूएस के अंदर में। तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उन्होंने डिफामेशन केस फाइल किया है। एग्जाम के लिए ये नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर यूएस के ही प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है कि उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को प्रोटेक्ट किया है, उनका वहाँ पे डेथ हो सकता था इस प्रेजेंटली जो क्लैश का सिचुएशन था उसके अंदर में। तो आप देखिए कि उनके द्वारा काफ़ी बार मेंशन किया जाता है ये यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कि उन्होंने दो कंट्रीज के नेगोशिएशन को रिजोल्व किया, पीस का इस्टेब्लिशमेंट उनके द्वारा करवाया, यहाँ किसी सुप्रीम लीडर का जो डेथ है उसको उनके द्वारा बचाया गया। इसराइल के द्वारा गाजा के अंदर में अटैक किया गया है, फिर से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ पे गजा के एरिया के बारे में जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। और यूएस के सुप्रीम कोर्ट को आप देखिए कि जज के पावर के बारे में है सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से, क्या इंडिया की तरह ही वहाँ पे जुडिशरी का सिस्टम हुआ करता है। तो आप देखिए कि वहाँ पे स्टेट्स के जो कोर्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूज़ है श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के अंदर में जो तमिलियन कम्युनिटी है उनका लैंड को गवर्नमेंट अक्वायर कर सकता है, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि गवर्नमेंट का एक अर्लियर फेज में एक डिसीजन था जिसको कि कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया है। श्रीलंका का जो पावर शेयरिंग है उसको एक बार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सपोज कीजिए श्रीलंका है, सपोज कीजिए ये श्रीलंका है। श्रीलंका की कोई फेमस सिटी आपको पता है? कोलंबो के अलावा आप देखिए और भी काफ़ी सारे सिटी हैं, जैसे कि शायद कैंडी है, गाले है, हम्बनतोता है, ये कुछ इनके फेमस सिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स ये जो नॉर्दर्न पार्ट है श्रीलंका का, ये नॉर्दर्न पार्ट है, और ये जो कुछ ईस्टर्न पार्ट है, ये जो पार्ट है ये बेसिकली हमारे जो तमिलियन पॉपुलेशन है, जो तमिलनाडु से जो लोग हैं जिनको कि ब्रिटिश लेके गए थे किसी ना किसी वर्क के रिगार्डिंग में, चाहे वो टी प्लांटेशन हो, कॉफ़ी प्लांटेशन हो, तो ये तमिलियन कम्युनिटी का डोमिनेटेड एरिया है। फिर श्रीलंका 1948 के समय इंडिपेंडेंस को अचीव करता है। 1948 के इंडिपेंडेंस के बाद में आप देखिए कि क्या होता है वहाँ पे मेनली जो कम्युनिटी है वो है सिंगाले, सिंगलेज भी बोलते हैं, सिंगलीज भी बोला करते हैं उनको, या सिंगाले भी बोलते हैं। तो जो सिंगलीज पॉपुलेशन है वो है बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पे जो ऑफिशियली लैंग्वेज है, कंट्री का जो ऑफिशियली लैंग्वेज है वो सिंगाले लैंग्वेज होना चाहिए। अब आप देखिए कि सिंगाले लैंग्वेज है जिसको 1956 के समय वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली लैंग्वेज है वो कर दिया गया। ऑफिशियली लैंग्वेज करने के बाद में क्या हुआ, वहाँ का जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ का जो जॉब का जो रिक्वायरमेंट था उसमें उसके अंदर सिंगालेज कम्युनिटी है उन्हीं को मोर प्रेफरेंस है वो देने लगी, मोर प्रेफरेंस दिया गया। धीरे धीरे जो तमिलियन कम्युनिटी है वो अपने आप को एलिनिएट है एक अलग से जो महसूस करने लगी। और आप देखिए कि तमिलियन कम्युनिटी इस तरीके से, जब भी कोई कम्युनिटी है वो एलिनिएट होगा तो वो अपना एक डिसकंटेंट को कैरी आउट करेगा। तो वहाँ पे एक ईलम का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है। ईलम क्या है? ईलम का बेसिकली एक तमिलियन वर्ड है जिसका मीनिंग है स्टेट, कि वहाँ के लोग हैं जो डिमांड करते हैं कि उनका एक अलग से ऑटोनोमस स्टेट बना दिया जाए। और इसका एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाता है जो कि इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हम लिट्टे के नाम से जानते हैं, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम का जो नाम है वो दिया गया। अब वहाँ पे फिर सिविल वॉर का सिचुएशन होता है। इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना फोर्स को सेंड करते हैं, उनके द्वारा एलिगेशंस लगा दिए गए कि इंडियन जो पर्सनस हैं, जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वही अपना इस तरीके से एंटी श्रीलंका पॉलिसी है या श्रीलंका के अंदर में सिविल वॉर को कैरी करते हैं। इंडिया ने अपना यहाँ पे आप देखें कि
सेंड किया गया इंडिया के द्वारा, अपना जो एयरफोर्स को डिप्लॉय किया गया 1987 के समय में। फिर हमारे जो फॉर्मर पीएम हैं उनको आप देखिए कि तमिलियन कम्युनिटी के लोगों के द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया। और उसके बारे में पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो कहा करते हैं, पॉलिटिकल जो कमेंटेटर्स हैं वो कहा करते हैं कि एक फॉरेन सॉइल के ऊपर में इंडियन फोर्सेज का जो अपना जो ब्लड है, अपना ही जो मनी है, उसका वहाँ पे कम्प्लीटली वेस्टिंग था। क्या इंडिया का ये वियतनाम वॉर था? इंडिया जैसे वियतनाम के अंदर में यूएस का फोर्सेज हैं वो स्टक हो चुके थे, क्या वैसा ही ये सिचुएशन था? तो सम काइंड ऑफ आप देखिए कि लिट्टे का वहाँ पे होता है, लिट्टे के ही लोग हैं, फिर वो हमारे जो फॉर्मर पीएम हैं उनका असैसिनेशन करते हैं। अभी हमने यहाँ पे तमिलियन कम्युनिटी बोला था, तमिलियन कम्युनिटी आप देखिए कि करेक्ट वर्ड है वो नहीं रहेगा। लिट्टे बेसिकली लिट्टे के जो लोग हैं वो उनके असैसिनेशन को एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। तो ये पावर शेयरिंग के बारे में है, श्रीलंका के पावर शेयरिंग के जो प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है। 2009 के समय फिर सिविल वॉर का सिचुएशन एंड होता है जब लिट्टे के जो लीडर हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहाँ से क्या अंडरस्टैंडिंग आता है? अंडरस्टैंडिंग ये आता है कि जब तक पावर, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनको आप पावर शेयरिंग के अंदर में इंगेज नहीं करोगे तो वहाँ पे धीरे धीरे एलिनेशन आएगा। और एलिनेशन अगर आता है तो आप देखिए कि डिसकंटेंट होगा, जो हो सकता है कि वायलेंट फॉर्म के अंदर में आए। तो आप देखिए कि मैक्सिमम कंट्री जहाँ पे लोड्स ऑफ डाइवर्सिटी है वो पावर शेयरिंग को कैरी आउट करते हैं। हमारे यहाँ पे भी जब इलेक्शन के बाद में आप देखें कि गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं तो उस समय आपको देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट कास्ट वाइज डाटाज हैं उनको भी बताती हैं, इस कास्ट के इतने मिनिस्टर हमने बनाए हैं। ऐसा ही बेल्जियम के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है कि बेल्जियम ये लैंग्वेज बेसिस पे डिवाइड हुआ था, फ्रेंच एंड डच लैंग्वेज के जो लोग हैं वो अपने डिफरेंसेस को कैरी आउट करते हैं। लेबनान इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। लेबनान के अंदर में जो मेन जो लीडरशिप है, जो मेन जो टॉप वहाँ पे पावर्स जो पोस्ट हैं उनको आप देखिए कि कम्युनिटी वाइज वहाँ पे एक डिवाइड कर रखा है लेबनान, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आप देखें कि आज का हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन था। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको आप नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।